हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी नंबर 7। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं दोस्तों, हम हमेशा ये चेक करते हैं कि केस स्टडी 2 पेज से ज़्यादा की है या 2 पेज से कम की है। और भाई साहब, ये केस स्टडी तो 3 पेज से भी ज़्यादा की है। तो हम करेंगे क्या, रिक्वायर्ड पार्ट को हम रीड करेंगे, उसके बाद में हम केस स्टडी को रीड करना शुरू करेंगे। ओके। फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है दोस्तों, तो ये बोल रहा है कि एक एसएससी है जो कि ना बिजनेस कैरी करता है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। उसको डिडक्शन अलाउ किया जाता है इनकम टैक्स में अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। जैसे कि वो ना एक अकाउंट ओपन करते हैं विद स्कीम फ्रेम बाय टी बोर्ड, एंड उस अकाउंट में वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, एंड जितना अमाउंट वो डिपॉजिट करवाते हैं उसका उनको डिडक्शन मिल जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि क्वालिफाई करती हैं इस रिगार्ड में। कौन सी ऐसी स्कीम है दोस्तों, इन्होंने ऑप्शन में क्या बोला, स्कीम फ्रेम बाय कॉफ़ी बोर्ड एंड स्पाइस बोर्ड? नहीं। कौन सी स्कीम होती है? स्कीम फ्रेम बाय कॉफ़ी एंड रबर बोर्ड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर इज सी। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा हुआ जो कि हमें केस स्टडी रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके। इसीलिए हम बड़े बड़े केस स्टडीज़ में सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस तो इसमें से ऐसे ही सॉल्व कर दें बिना केस स्टडी रीड करें, एंड बाकी हमको एक आइडिया लग जाए कि केस स्टडी किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसी कॉन्सेप्ट के कीवर्ड्स को ढूंढते हुए केस स्टडी को रीड करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पूछा कि करेक्ट ऑप्शन बताओ इन दोनों में से। पेमेंट किया है 20% प्रॉफिट का टू मिसेस दया। दया कौन है? माँ, माता जी, हमको नहीं पता दया कौन है, तो इसलिए हम छोड़ देंगे इस वाले क्वेश्चन को अभी। हम कब सॉल्व करेंगे? केस स्टडी रीड करने के बाद सॉल्व करेंगे। ओके। चलो आगे आते हैं। अभी इसमें से देख के हमको क्या समझ में आ रहा है, किस चीज़ का क्वेश्चन है? ये बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम के बारे में, यानी कि ये डीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके। थर्ड क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं कि क्या जीएसटी का ट्रीटमेंट किया जाएगा ऑफ द स्टॉक लाइन विद मिस्टर शक्तिपुरी? कौन है शक्तिपुरी, हमको नहीं मालूम। तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ मार्क कर लेंगे कि अच्छा भैया जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, तो हम देख लेंगे केस स्टडी में। आगे बढ़ते हैं। आगे फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि बंसुरी प्राइवेट लिमिटेड ना रॉ टी लीव सेंड करती है अपने जॉब वर्कर को, एंड फिर जॉब वर्कर के प्लेस से ये प्रोसेस टी को सेल कर देती है। तो इस रिस्पेक्ट में कौन से फॉर्म एंड रिटर्न्स को फाइल करना है बंसुरी प्राइवेट लिमिटेड को? इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों फाइल किया जाता है आईटीसी 04। कौन सा रिटर्न फाइल किया जाता है? आईटीसी 04। आईटीसी 01 किसके रिस्पेक्ट में होता है, बोलो? आईटीसी 01 किसके रिस्पेक्ट में होता है? ये फाइल किया जाता है तब जब आप ऑप्ट आउट कर रहे हो फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, यानी कि आप पहले कंपोजिशन स्कीम में थे, अब आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आना चाह रहे हो, तो आप आईटीसी 01 फाइल करते हो। आईटीसी 02 कब फाइल किया जाता है? जब आपके पास में आपके क्रेडिट लेजर में आईटीसी का बैलेंस इकट्ठा हो रहा है, एंड आप उस आईटीसी के बैलेंस को एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आपको आईटीसी 02 फॉर्म फाइल करना होता है। आईटीसी 03 फॉर्म कब फाइल किया जाता है दोस्तों? जब या तो आप पहले नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड थे, एंड अब आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, या फिर आपके जो आउटवर्ड सप्लाई है वो पहले तो टैक्सेबल हुआ करती थी, लेकिन अब वो एग्जेम्प्ट होने वाली है। तो ऐसे केस में आपके पास जितना भी स्टॉक है ना, उस स्टॉक पे जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ होता है, उस आईटीसी को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ओके। उस रिवर्सल के लिए हमको आईटीसी 03 फॉर्म फाइल करना होता है। तो रिमेनिंग क्या बचा? आईटीसी 04। तो आईटीसी 04 एप्लीकेबल होता है जॉब वर्कर्स के केस में। जब भी हम अपना कोई गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजते हैं जॉब वर्कर के पास, तो हम आईटीसी 04 फॉर्म फिल करते हैं। ओके। सो चेक कर लेते हैं इसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इज आईटीसी 04, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो डिसीजन लिया गया है एट द फोर्थ बोर्ड मीटिंग, द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर प्रभुदेवा वैलिड है या नहीं है। पता नहीं क्या कंटेंशन था, तो इसीलिए हम इसको स्किप कर देंगे। ऑप्शंस को पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि कंपनीज एक्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा।
ओके, सो नोट कर लेते हैं, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। आगे आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में इन्होंने क्या बोला हुआ है, एनालाइज वेदर द एक्टिविटीज एज नरेटेड बाय सीए पुरु टू मिसेस बंसुरी देवी विद रिस्पेक्ट टू खेती बाड़ी लिमिटेड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 41 विद प्रॉपर रीजनिंग। यानी सीए पुरु ने कुछ एक्टिविटीज़ बताई होंगी खेती बाड़ी लिमिटेड से रिलेटेड बंसुरी देवी को। कौन बंसुरी देवी हमको नहीं मालूम, देखेंगे। लेकिन हमें क्या बताना है कि जो एक्टिविटी खेती बाड़ी कर रही है, क्या वो इंड AS 41 के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इंड AS 41 का बड़ा ही थियोरेटिकल सा क्वेश्चन अपने को ये लग रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट इनकम टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 रेलिवेंट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। यानी डिपॉजिट अकाउंट का मतलब यहाँ पे कौन सा है, वही टी कॉफ़ी रबर बोर्ड वाला जो अकाउंट होता है, वो वाला अकाउंट। उस अकाउंट में से इन्होंने कुछ अमाउंट को विड्रॉ किया होगा। ठीक है, तो विड्रॉल के केस में इनकम टैक्स के क्या इम्प्लीकेशंस होने हैं वो हमको बताना है। फिलहाल क्या समझ में आया कि ये डीटी के पीजीबीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि व्हाट स्पेसिफिक फैक्टर्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग वुड बी कंसिडर्ड बाय सीए पुरु इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी इन द अबव केस कीपिंग इन माइंड द कंसर्न रेज्ड बाय मिस्टर प्रभु देवा। ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब हम बताने को इस आंसर को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या अब आप पहले केस स्टडी रीड करके उसके बाद लिखना चाहो तो उसके बाद लिख देना। ऑल राइट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के ना डाउट आते हैं कि मैम ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्या इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त हमें रीजंस भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नहीं दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप हमेशा ओएमआर शीट में फिल करते हो। ठीक है, ओएमआर शीट प्रोवाइड कराई जाती है, उसमें आपको एमसीक्यूज के आंसर्स मार्क करने होते हैं एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर्स आपको दूसरी आंसर शीट में लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए आपको कोई भी रीजनिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। केस स्टडी रीड करते हैं दोस्तों। केस स्टडी में इन्होंने क्या बोला, बड़ी ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, आराम से और ध्यान से सुनना। ओके, एक ना मिस्टर मुरली लाल है एंड उनकी एक धर्म पत्नी है मिसेस बंसुरी देवी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ना एग्रीकल्चरल एंड डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में इंगेज्ड हैं एंड ये मानपुर विलेज में रहते हैं। ओके, एंड इनके पास ना बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है भाई इनके पास में। लेकिन ये क्या चाहते हैं ना, ये एक मेट्रो टाउन में सेटल होना चाहते हैं और इनके बच्चे जो है ये भी अब्रॉड में ही रहते हैं। ओके, तो इनका क्या था, इनका एक बेटा है, बेटे का एक बड़ा ही घनिष्ठ मित्र, एक फास्ट फ्रेंड सीए पुरु इनके पास एक बार आता है इनका हालचाल पूछने के लिए। ओके, उस टाइम पर जो बंसुरी देवी हैं उन्होंने अपने एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के बारे में सीए पुरु से बात करी। सीए पुरु कौन है, आप हो। सीए पुरु कौन है, आप हो। आपसे बंसुरी देवी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के बारे में बात करती है एंड आपने उनको क्या बताया कि मेट्रो टाउन्स में किस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को ऑपरेट किया जाता है। ओके, इसके बाद में सीए पुरु यानी कि आपने बंसुरी देवी को अपने क्लाइंट के बारे में बताया जिसका नाम है मैसर्स खेती बाड़ी एंड ये एक लिस्टेड कंपनी है जो कि एग्रीकल्चरल एंड अलाइड ऑपरेशन में एंगेज्ड है एंड ये सेम उसी स्केल पे काम करती है जिस स्केल पे बंसुरी देवी एंड मुरली लाल काम करते हैं। ठीक है, अब ऐसा सुन के कि यार ये वाली कंपनी सिटी में रन करती है एंड ये मेरे स्किल पे काम करती है, ऐसा सुन के बंसुरी देवी के मन में ना जिज्ञासा जागी और उन्होंने आपसे और इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा कि वो किस तरीके का कैसे कैसे काम करती है। तो आपने उनको क्या बताया, आपने उनको ये एक्टिविटीज़ बताई जो कि खेती बाड़ी परफॉर्म करती है। अब यहाँ से अपने को क्या समझ आ रहा है दोस्तों, यहाँ से हमारा इंड AS 41 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन हमें मिलना शुरू होती है। ओके, इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दी कि खेती बाड़ी ना मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि जू वगैरह का काम करती है। ओके,
इसके अलावा वो क्या करती है, फिशिंग करती है ओशियन में, फिश फार्मिंग करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करती है फॉर रिसर्च पर्पसेस, एंड वो प्लांट्स वगैरह भी ग्रो करती है इन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। अब दोस्तों इन पांचों ट्रांजैक्शन में से कौन से ट्रांजैक्शन इंडिया 41 में क्लासीफाई होंगे एज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड कौन से ट्रांजैक्शंस क्लासीफाई नहीं होंगे? सुनो 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 सुनो, बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों। इंडिया 41 क्या बोलता है कि अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो बायोलॉजिकल असेट्स का, ओके, एंड आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो बायोलॉजिकल एसेट की फॉर द पर्पज ऑफ सेल और परचेज, मतलब कि आपने बायोलॉजिकल असेट्स का लालन पालन भी किया, उसको पाला पोसा, उसकी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, एंड इसके अलावा आप फिर क्या कर रहे हो, उसको हार्वेस्ट कर रहे हो सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए। तो जब आप ये दोनों ही काम करते हो, दोनों ही एक्टिविटी करते हो, तब हम ऐसे एक्टिविटीज़ को इंडिया 41 के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंडर क्लासीफाई कर देते हैं। ओके, अब पहली जो एक्टिविटी कर रही है खेती बाड़ी विद रिस्पेक्ट टू द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक जू, इस केस में क्या होता है कि बायोलॉजिकल असेट्स को वो मैनेज तो कर रही है, जानवरों को वो मैनेज तो कर रही है, लेकिन वो जानवरों की खरीद या बिक्री नहीं कर रही किसी भी तरीके से, इसीलिए ऐसी एक्टिविटी इंडिया 41 में क्लासीफाई नहीं होगी। फिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो फिशिंग में क्या हो रहा है कि आप फिश पकड़ करके लाए एंड फिश पकड़ के आपने उनको सेल कर दिया, लेकिन आपने फिश का मैनेजमेंट नहीं किया, आप फिश पाल नहीं रहे हो, आप सिर्फ फिशिंग करके फिश को सेल कर रहे हो, तो इसीलिए ये एक्टिविटी भी इंडिया 41 में क्लासीफाई नहीं होगी। फिश फार्मिंग में क्या होगा कि आप फिश पकड़ कर भी लेकर के आए, आपने उसको मैनेज भी किया, एंड फिर मैनेज करने के बाद में आप उसको सेल भी कर दोगे, यानी दोनों ही एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, तो इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को हम इंडिया 41 में क्लासीफाई कर देंगे। थर्ड एक्टिविटी क्या आती है दोस्तों? थर्ड एक्टिविटी में इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह को डेवलप किया, लेकिन इसको इन्होंने डेवलप किया है फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर थिंग। यहाँ परचेज नहीं आएगा, इधर आएगा प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन। तो इन्होंने ना ही तो सेल करने के लिए ना ही किसी और चीज़ के प्रोडक्शन के लिए इन वायरसेस को यूज़ किया है। इन्होंने वायरसेस का डेवलपमेंट क्यों किया? रिसर्च करने के लिए। यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट सेकंड जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसीलिए इस एक्टिविटी को भी हम इंडिया 41 में क्लासीफाई नहीं करेंगे। फिफ्थ एक्टिविटी ये क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, एंड प्लांट्स को ग्रो करके उसको ड्रग्स के प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इन्होंने बायोलॉजिकल एसेट्स का मैनेजमेंट भी किया, उनको ग्रो किया, एंड फिर उनको हार्वेस्ट करके अपने प्रोडक्शन में यूज़ किया है, तो इसीलिए ये एक्टिविटी भी इंडियाज़ 41 के अंदर क्लासीफाई हो जाएगी। तो कौन सी दो एक्टिविटीज़ इंडियाज़ 41 में क्लासीफाई होंगी? फिश फार्मिंग एंड ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स टू बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा और कोई एक्टिविटी इंडियाज़ 41 में क्लासीफाई नहीं होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पैरा क्या आया दोस्तों? नेक्स्ट पैरा आया, हियरिंग अबाउट दिस, बंसुरी देवी ने अपने हस्बैंड को क्या बोला, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, चलिए जी हम भी अब इस गांव से बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं और बाहर हम सेटल करते हैं अपनी खेती बाड़ी को, अपने एग्रीकल्चरल के काम को। ओके, इसके लिए सीए पुरू ने भी मिस्टर मुरलीलाल को एश्योरेंस दे दी कि ठीक है मैं आपकी हर मोड़ पे आपकी मदद करूँगा। एंड इसके बाद में सीए पुरू यानी कि आपकी मदद से ये जो दोनों लोग थे मुरलीलाल एंड बंसुरी देवी, ये क्या करते हैं, ये मुंबई में सेटल कर लेते हैं, एंड ये अपनी एक नई कंपनी खोलते हैं, मैसर्स बंसुरी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, काम ये क्या करते हैं, काम अभी भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस ही करते हैं। इसके बाद में इन्होंने ना 3 डायरेक्टर्स बनाए, मिस्टर मुरलीलाल, बंसुरी देवी एंड मिस्टर प्रभुदेवा। ये 3 डायरेक्टर थे। प्रभुदेवा को इन्होंने एज मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। उसके बाद में कंपनी ने जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन ले लिया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को फंड्स की शॉर्टेज पड़ गई, एंड इसीलिए वो फंड को बोरो करने का प्लान करते हैं,
एंड इन्होंने क्या रेजोल्यूशन पास किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि हम 20 करोड़ रुपए का फंड बोरो करेंगे। बोर्ड मीटिंग में इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया डायरेक्टर्स का। लेकिन जो मिस्टर प्रभुदेवा है ना, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मैसर्स बंसुरी प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप इस तरीके से बोरोइंग रेज नहीं कर सकते हो, ये बोर्ड की जो पावर है, बोर्ड की पावर के बाहर का मामला है। अब दोस्तों, आपने ना एक सेक्शन पढ़ी होगी, सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये सेक्शन क्या बोलती है? ये सेक्शन डायरेक्टर की पावर्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है। एंड ये बोलती है कि जो कंपनीज अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनके केस में डायरेक्टर्स सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपीआर के जितना ही अमाउंट बोरो कर सकते हैं ऑन देयर ओन, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। लेकिन अगर इस अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट इनको बोरो करना है तो फिर इनको मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ती है एंड एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है अलोंग विद द बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है दोस्तों कि जो बंसुरी प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर सेक्शन 180 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसीलिए जो प्रभुदेवा कह रहा है ना कि जो आपने बोरोइंग करी है ये आपकी पावर के आउटसाइड है, प्रभुदेवा बिल्कुल गलत बोल रहा है। ओके, क्योंकि कंपनी क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस इंफॉर्मेशन का हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे आए, आगे के पैरा में इन्होंने क्या बोला कि आफ्टर द मीटिंग सिंस मुरलीलाल वॉज इन मुंबई, he wanted to discuss all the matters with CA Puru and sit with him in his office for the same। मुरलीलाल को सीए पुरू से कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड भी मैटर डिस्कस करने थे। क्या मैटर डिस्कस करना था दोस्तों? मुरलीलाल का बिजनेस एक्सपैंड हो रहा था एंड इन्होंने क्या किया, मैसर्स खेतीबाड़ी का भी एक कंट्रोलिंग स्टेक परचेज कर लिया। यानी कि अब ये मैसर्स खेतीबाड़ी को कंट्रोल कर रहे थे। ओके। एंड मुरलीलाल मैसर्स खेतीबाड़ी के भी एक डायरेक्टर बन गए। अब वो पुरु से क्या पूछते हैं कि भैया इस कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है टी मार्केट में। पुरु उनको क्या बोलता है, पुरु उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि इनका जो प्रॉफिट बिफोर अलाउ डिडक्शन रिलेटेड टू ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कितने लाख का है, 50 लाख का है। इसके अलावा इन्होंने टी डेवलपमेंट अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए थे 2023-24 में। ओके। एंड 2021-22 में खेती बाड़ी को बिजनेस लॉस भी हुआ था 15 लाख रुपए का। क्या बोल रहा है दोस्तों सीए पुरु? ये कह रहा है कि जो मैसर्स खेतीबाड़ी प्राइवेट लिमिटेड है उसका प्रीवियस ईयर 2022-23 में प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है उसका 50 लाख का बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन रिलेटिंग टू ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। यानी टी डेवलपमेंट अकाउंट में एक तो जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके डिडक्शन से भी पहले एंड जो 60% का एग्रीकल्चरल इनकम का डिडक्शन मिलता है उससे भी पहले 50 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट हो रहा है। ओके। इसके अलावा ये क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर 23-24 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए का इन द टी डेवलपमेंट अकाउंट और इनके बिजनेस लॉसेस भी आ रहे हैं पुराने 15 लाख रुपए के। ओके। इसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने 10 लाख रुपए टी डेवलपमेंट अकाउंट में से विड्रॉ करे ऑन 25 जनवरी 2024। यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 में इन्होंने विड्रॉ किए ₹10 लाख फ्रॉम टी डेवलपमेंट अकाउंट एंड उन्होंने उस 10 लाख रुपए को यूटिलाइज किया इन पर्पसेस के लिए। क्या पर्पसेस बताए हैं दोस्तों? 6 लाख रुपए इन्होंने यूटिलाइज किए ऑन परचेज ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अमाउंट तो अलाउड हो जाएगा। लेकिन ये जो 6 लाख रुपए का एक्सपेंस किया जा रहा है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए, इस एक्सपेंस को हम ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं इन द प्रीवियस ईयर 22-23 जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख का टी डेवलपमेंट अकाउंट में। तो अब हम उस अमाउंट को विड्रॉ करके जब वापस से असेट खरीद रहे हैं तो इस अमाउंट का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। ओके। थर्ड एक्सपेंस इन्होंने बोला कि 3 लाख रुपए इन्होंने यूटिलाइज करे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रेमाइसेस। अब ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन होता है।
तो इसीलिए अब इस केस में क्या होगा, जो 3 लाख रुपए का एक्सपेंस हम ऑलरेडी अलाउड कर चुके थे इन द ईयर इन विच इन्वेस्टमेंट वॉज मेड इन टी डेवलपमेंट अकाउंट, उस 3 लाख रुपए के एक्सपेंस को हमको रिवर्स करना पड़ेगा एंड हम अब इसको अपनी इनकम कंसीडर कर लेंगे। थर्ड एक्सपेंस क्या किया है दोस्तों, 1 लाख रुपए इसका खर्चा किया हमने फॉर द पर्पज ऑफ स्कीम ऑन 5 अप्रैल 2024। अब यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। क्या गलती करोगे आप लोग, फॉर द पर्पज ऑफ इस देख करके आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है ये तो अलाउड हो जाएगा, लेकिन दोस्तों एक बार डेट पर भी नज़र डालो, इन्होंने कब उस अमाउंट को स्पेंड किया है, 5 अप्रैल 2024 को, यानी कि प्रीवियस ईयर 24-25 में। लेकिन इनको ये खर्चा करना कब था, इनको करना था 23-24 प्रीवियस ईयर में। तो इन्होंने ना डेट निकल जाने के बाद इस अमाउंट को यूटिलाइज किया है, इसलिए 1 लाख रुपए का एक्सपेंस भी डिसअलाउड हो जाएगा और इसको भी अब हम अपनी इनकम में कंसिडर कर लेंगे। ओके। अब मुरलीलाल क्या चाहता है, मुरलीलाल चाहता है कि कंपनी की क्या इनकम होगी फॉर द ईयर एंड द टैक्स लायबिलिटीज इफ एनी देयर ऑन, एंड उसके बारे में सीए पुरु उसको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया भी प्रोवाइड कराता है दोस्तों। लेकिन इन्होंने हमसे किसी भी क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी है कंपनी की। इन्होंने हमसे क्या पूछा था डीटी से रिलेटेड, कि ये जो इन्होंने अमाउंट यूटिलाइज किया है 10 लाख रुपए का, ये अलाउड हो जाएगा या नहीं होगा, या इसके इनकम टैक्स में क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। ओके। इसको मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अभी जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे ना तब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर हम इसका आंसर चेक करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड पैरा में इन्होंने क्या बोला, प्रभुदेवा ने सीए पुरु को इन्फॉर्म किया। प्रभुदेवा कौन है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। उन्होंने आपसे ना जीएसटी से रिलेटेड 2 ट्रांजैक्शंस पूछे हैं। क्या 2 ट्रांजैक्शन है दोस्तों, पहला ट्रांजैक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ये रॉ टी लीव्स भेजते हैं अपने रजिस्टर्ड जॉब वर्कर को, जो कि मिस्टर शर्मा है मैंगलोर कर्नाटका में, एंड जो प्रोसेस्ड फ्लेवर टी होती हैं उनको जॉब वर्कर के प्लेस से ही ये सेल कर देते हैं अपने होलसेलर्स को। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में एक एमसीक्यू उन्होंने पूछा था, उसका हमने आंसर दे दिया, आईटीसी 04 वाला। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इन्होंने क्या बोला, कि इन्होंने ना एक स्पेशल लॉट सेंड किया था टी रोज़ा का टू अनदर जॉब वर्कर मिस्टर शक्तिपुरी। शक्तिपुरी वाला क्वेश्चन हम छोड़ आए थे। शक्तिपुरी को इन्होंने क्या किया था, टी रोज़ा का एक स्पेशल लॉट भेजा था फॉर मेकिंग द फ्लेवर टी, लेकिन मार्केट हो गया फ्लेवर टी का डिक्लाइन। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रेश नॉर्मल अनप्रोसेस्ड रॉ टी उनको भेजी विद न्यू इंस्ट्रक्शंस, एंड इनको बोला कि जो पुराना वाला कंसाइनमेंट था ना उसको तो अपने पास होल्ड कर लेना जब तक कि हमें कोई बायर नहीं मिल जाता, एंड नए वाले कंसाइनमेंट को जो हम भेज रहे हैं उस पर आप प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दो। फिर क्या हुआ कि नया वाला स्टॉक तो बिक गया, लेकिन पुराना वाला अभी भी उसी जॉब वर्कर यानी शक्तिपुरी के गोडाउन में पड़ा हुआ है। यानी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले रोज़ा टी का एक स्पेशल लॉट सेंड किया था शक्तिपुरी को, उससे शक्तिपुरी को फ्लेवर टी बनानी थी, लेकिन फ्लेवर टी का मार्केट डिक्लाइन हो गया। उसकी वजह से वो जो फ्लेवर टी वाला स्टॉक था वो शक्तिपुरी के गोडाउन में ही पड़ा रहा ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसके रिस्पेक्ट में जीएसटी के अंदर क्या टैक्स ट्रीटमेंट आएगा दोस्तों, इस ट्रांजैक्शन को हम जीएसटी में सप्लाई कंसीडर कर लेंगे। क्यों करेंगे, वाई, क्योंकि जीएसटी एक्ट में ना क्या बोला जाता है कि अगर आप जॉब वर्कर को कुछ गुड्स भेज रहे हो तो उसको हम सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड क्या, कि जो आप रॉ मटेरियल भेज रहे हो वो 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए, एंड जो कैपिटल गुड्स आपने भेजी हैं ये कैपिटल गुड्स आपके पास 3 साल के अंदर अंदर वापस आ जानी चाहिए। अगर ये इस रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड के अंदर वापस नहीं आती हैं ये गुड्स, तो हम मान लेंगे कि आपने इन गुड्स को जॉब वर्कर को सेल कर दिया है। ओके। अब प्रेजेंट सिनेरियो में टी रोज़ा के रिस्पेक्ट में जो भी स्पेशल लॉट सेंड किया था जॉब वर्कर को, वो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए उसी के पास पड़ा रहा, वहाँ से वो हमारे पास वापस नहीं आया, इसलिए हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि हमने वो टी रोज़ा जॉब वर्कर को सप्लाई कर दी, एंड इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके। थर्ड पैरा क्या बोल रहे हैं ये,
मिस्टर मुरलीलाल ने ऑनलाइन भी अपना बिजनेस करने लगे एंड अब ये अपने प्रोडक्ट्स को ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी सेल करते थे। प्रभुदेवा ने अपनी कंसर्न जताई सीए पुरु को और उनको बोला कि भैया अपना ऑडिट करते टाइम इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना। हमने कहा ठीक है, रख लेंगे ध्यान में। इसी के रिस्पेक्ट में हमसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, इसके बाद में अगला पैरा क्या बोलते हैं ये कि मुरलीलाल सीए पुरु को यानी आपको अपने एक पुराने दोस्त बाबूलाल से मिलवाने के लिए लेकर के गए। बाबूलाल ने पुरु को क्या बताया कि बाबूलाल का बेटा है गौतम, जो कि क्या करता है, अपनी एक्स वाइफ को एलिमोनी 10,000 रुपये पर महीने भेजता है। एलिमोनी क्या होता है, कंसिडरेशन टू लिव अपार्ट बाय कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ने ऑर्डर दिया आप लोग अलग अलग रह रहे हो अगर हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड जो भी वाइफ को अमाउंट भेजता है मंथली, उस अमाउंट को हम एलिमोनी बोलते हैं। तो गौतम ने अपनी एक्स वाइफ बरखा को हर महीने 10,000 रुपये वो भेजता है एज एलिमोनी। ठीक है। जो बाबूलाल है ना, बाबूलाल एक पार्टनरशिप फर्म में भी काम करता है, जिसमें वो और उसके अलावा उसके दो और बेटे मिस्टर बी एंड सी पार्टनर्स हैं। मतलब कि मिस्टर बाबूलाल, मिस्टर बी और मिस्टर सी 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोवाइड किया है कि जब बाबूलाल मर जाएगा ना, तो उसके मरने के बाद में फर्म के प्रॉफिट में से 20% प्रॉफिट बाबूलाल की वाइफ दया को दिया जाएगा एंड रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो बी एंड सी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है। अब बाबूलाल पूछना चाह रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन का मिस्टर बाबूलाल की वाइफ के हैंड्स में क्या ट्रीटमेंट रहेगा। क्या ट्रीटमेंट रहेगा दोस्तों, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। क्यों डाइवर्जन ऑफ इनकम बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ना ये जो प्रॉफिट फर्म का हो रहा है वो फर्म के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही हमने उसमें से 20% प्रॉफिट दया को दे दिया। दया कौन है, दया का क्या अस्तित्व है, दया का क्या लेना देना है फर्म से, कोई लेना देना नहीं है। दया इज नॉट द पार्टनर ऑफ द फर्म, पार्टनर तो है नहीं फर्म की, लेकिन फिर भी हम दया को यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड उसको हम अपनी फर्म का 20% प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में फर्म क्या कर रही है, अपने ऊपर टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही है। अब फर्म के ऊपर 80% ऑफ द प्रॉफिट ही टैक्सेबल रहेगा, 20% नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो रिमेनिंग 20% ऑफ द प्रॉफिट है वो दया के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन ऑफ इनकम। एंड जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन था ना, गौतम ने जो अपनी वाइफ को एलिमनी भेजी थी 10,000 रुपये महीने की, इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है दोस्तों, टैक्स पेयर के ऊपर उस इनकम पे टैक्स लगने के बाद में अगर वो पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की वजह से उस इनकम को किसी को दे रहा है तो उसको हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोलते हैं। आगे आते हैं, हमारी केस स्टडी खत्म हो चुकी है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, वही कि 20% प्रॉफिट जो दया को दिया जा रहा है वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। एंड सेकंड ट्रांजैक्शन इन्होंने क्या बोला कि जो एलिमनी गौतम ने ट्रांसफ़र की अपनी एक्स वाइफ को, उसको ये डाइवर्जन ऑफ इनकम बोल रहे हैं। तो मतलब इन्होंने दोनों ही ट्रांजैक्शन को अपोजिट कर दिया। भाई दया को जो प्रॉफिट 20% का दिया, दैट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम, क्योंकि वो प्रॉफिट फर्म की इनकम में अकाउंट फॉर होने से पहले ही हमने दया को डाइवर्ट कर दिया। लेकिन जो एलिमोनी गौतम ने अपनी एक्स वाइफ को ट्रांसफ़र करी, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इनकम, बिकॉज वो अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अपनी वाइफ को 10,000 रुपये महीने का पेमेंट कर रहा है। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट जो बताए गए हैं ये इनकरेक्ट हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं आंसर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कि जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा, जो शक्तिपुरी के पास स्टॉक लाई कर रहा है भैया टैक्स पे करेगा उस पर बंसुरी प्राइवेट लिमिटेड। वाई, बिकॉज 1 साल से ज़्यादा के लिए वो स्टॉक शक्तिपुरी के पास पड़ा रहा, रोज़ा टी वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं,
बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, हमने सॉल्व कर लिया था। फिफ्थ क्वेश्चन पर आए थे। फिफ्थ क्वेश्चन में ये क्या बोले थे, विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजन टेकन एट द फोर्थ बोर्ड मीटिंग द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर प्रभु देवा इज। अच्छा, फोर्थ बोर्ड मीटिंग में जो बोरोइंग रेस करी थी ना इन्होंने, उसके रिस्पेक्ट में प्रभु देवा ने क्या बोला था कि भैया ये डायरेक्टर की पावर के आउटसाइड है, एंड इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का। लेकिन हमने क्या बोला कि क्योंकि ये कंपनी जो है ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए उसके ऊपर सेक्शन 180 अप्लाई नहीं करता। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इनवैलिड एज बंसुरी प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम आते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंडेस 41 के स्कोप में बताओ कि जो ट्रांजैक्शंस खेती बाड़ी कर रही है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मानी जाएंगी या नहीं। ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया ऊपर, कहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे। ये देखिए, ये जो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इन पांचों ट्रांजैक्शंस को मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसी को इन्होंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक जू को इन्होंने इंडेस 41 में कवर नहीं किया। सेकंड इन्होंने क्या बोला, फिशिंग इन दी ओशियन, ये भी इंडेस 41 में कवर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी हम कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे। थर्ड इन्होंने बोला फिश फार्मिंग, इसको हम इंडेस 41 में कवर कर लेंगे। फोर्थ में डेवलपमेंट किया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह का फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, इसको इंडेस 41 में कवर नहीं करेंगे। एंड जो प्लांट्स को यूज़ किया जा रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, इसको 41 में क्लासीफाई कर लेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन वाला, विद रिस्पेक्ट टू द विड्रॉल्स फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट। इसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। इधर आओ, नीचे आओ। प्रीवियस ईयर 22-23 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 50 लाख रुपए का। ओके, अब ये जो 50 लाख का प्रॉफिट था ना दोस्तों, इसमें से हमें डिडक्शन क्लेम करने को मिला अंडर सेक्शन 33 AB सबसेक्शन 1, जिसमें हमें डिडक्शन कौन सा मिलता है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं टी डेवलपमेंट अकाउंट में या फिर हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं उसका 40%, विच एवर इज लोअर। तो हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था दोस्तों, हमने अमाउंट डिपॉजिट करवाया था 10 लाख रुपीज़ का, एंड जो 40% ऑफ प्रॉफिट बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है, 50 लाख का 40% यानी कि 20 लाख रुपीज़। ओके, विच एवर इज लोअर इज 10 लाख, तो हमें 10 लाख का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करने को मिल जाएगा। इसके बाद में हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया वो कितना आया, 40 लैक्स। इसमें से हमें 60% का डिडक्शन मिलेगा ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, 40 लाख का 60% कितना आएगा दोस्तों, 24 लैक्स। तो नेट हमारी जो बिजनेस इनकम कैलकुलेट होकर के आई वो कितनी आएगी, बिजनेस इनकम हमारी आ जाएगी 16 लैक्स की। इस बिजनेस इनकम में से अब हम क्या करेंगे, हम हमारे जो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहे थे 15 लाख रुपए के, उन बिजनेस लॉस को लेस करेंगे एंड 1 लाख रुपीज़ का हमारा नेट इनकम आ जाएगी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है, अब ये जो हमने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था ना टी डेवलपमेंट अकाउंट में, इसी 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को हमने विड्रॉल किया इन द प्रीवियस ईयर 23-24। इसको हमने विड्रॉ किया 10 लाख रुपए को। विड्रॉ करते टाइम हमने इसको यूटिलाइज़ किया। 6 लाख रुपए तो हमने ना यूटिलाइज़ किए नॉन डेप्रिशिएबल असेट खरीदने के लिए। हमने कहा ठीक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम ऑलरेडी 10 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं, तो 6 लाख रुपए का हमें दोबारा डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, पहले हमें ऑलरेडी मिल चुका था, तो इस ट्रांजैक्शन से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड इन्होंने क्या बोला कि हमने ₹3 लाख जो है ये हमने मशीनरी खरीदने के लिए स्पेंड किए, लेकिन ये मशीनरी क्या है, ये ऑफिस प्रेमाइसिस के अंदर यूज़ होगी। हमने बोला भैया ऑफिस प्रेमाइसिस के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये तो डिसअलाउड हो जाएगा 3 लाख रुपए का खर्चा
एंड इसीलिए इस 3 लाख रुपए को अब हम अपनी इनकम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि पहले ऑलरेडी हमने पूरे 10 लाख का डिडक्शन दे दिया था इन द प्रीवियस ईयर 22-23। तो अब 23-24 की जब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसमें इस 3 लाख रुपए को हम अपनी इनकम काउंट कर लेंगे। ओके। उसके बाद में इन्होंने बोला कि भाई हमने 1 लाख रुपए का खर्चा और किया था, फॉर द पर्पज ऑफ स्कीम ही किया था, लेकिन हमने ये खर्चा करा था अप्रैल 24 में। अब क्योंकि इन्होंने समय निकलने के बाद इस खर्चे को किया, तो इसलिए ये 1 लाख रुपए का एक्सपेंस भी डिसअलाउड हो जाएगा, और इसीलिए इसको भी हम अपनी इनकम में कंसिडर करेंगे इन द प्रीवियस ईयर 23-24। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? बस यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे नीचे बताई हुई है। आंसर आप अपने आप देख लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको क्या चेक करवाऊँ, ठीक है? तो आप चेक कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आया। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या बोला कि ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए सीए पुरु को। तो भाई ऑनलाइन शॉपिंग है ना, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई देखो, कोई भी चीज़ अगर ऑनलाइन हो रही है, यानी कि ऐसे केस में कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम इंगेज्ड है, तो हम क्या करेंगे, एक तो कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, और दूसरा कंपनी के जो भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं, उन बिजनेस प्रोसेसेस की भी अंडरस्टैंडिंग हमें ऑब्टेन करनी है। कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है एंड कंपनी के बिजनेस प्रोसेस किस तरीके से काम करते हैं, ये दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, अच्छा सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस कौन से हैं उसको समझने की कोशिश करो। उसके रिस्पेक्ट में कंट्रोल्स प्रॉपरली लगे हुए हैं या नहीं, ये चेक करो। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस के अलावा अगर कुछ और सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, तो वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं, वो हम चेक कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि अच्छा भैया, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शन किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं, या लेजर्स वगैरह में पोस्ट किए जाते हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। एंड प्रोसेस के रिस्पेक्ट में कंट्रोल क्या लगे हुए हैं, ये भी आइडेंटिफाई करो। इसके बाद हमने बोला कि अच्छा कहीं कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो प्रोसेस नहीं हो रही है, एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर प्रोसेस्ड हो रही है, तो वो करेक्ट करी जा रही है या नहीं करी जा रही है, उसके रिस्पेक्ट में भी कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई कर लो। और आप क्या देख लो कि जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली पास्ड हो रही हैं या नहीं, उसके रिस्पेक्ट में भी कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है? आंसर पर आते हैं। आंसर क्या बोल रहा है, आंसर यही बोल रहा है इसमें कि हम क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम की और उसके बिजनेस प्रोसेसेस की, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि सिग्निफिकेंट है, उसके रिस्पेक्ट में हम कंट्रोल्स को एवेलुएट करेंगे। क्या प्रोसीजर्स हैं कंपनी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनुअल सिस्टम्स में, जिससे वो ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस्ड, करेक्ट वगैरह करते हैं। ओके। एंड जो कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं या इन्फॉर्मेशन है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे रिपोर्ट करी जाती है, अगर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम इवेंट्स एंड कंडीशंस वगैरह को कैसे कैप्चर करता है, और जर्नल एंट्रीज के रिस्पेक्ट में भी कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया है ना, ये आंसर मुझे लगता है इसके अलावा कुछ और भी आप आंसर प्रोवाइड कर सकते थे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये स्पेसिफिकली कोई ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड ही इन्होंने स्ट्रैटेजी बताई हो। ओके। ये कोई स्पेसिफिक ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगी, तो मुझे ये थोड़ा सा आंसर इंस्टीट्यूट का पसंद नहीं आया। देखो गलत नहीं है, जो इन्होंने बोला है वो चीज़ें भी हम अपनी स्ट्रैटेजी में रख तो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ऑनलाइन शॉपिंग के केस में ही देखने वाली कोई इन्होंने बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। बट अभी दिया है तो क्या कर सकते हैं, इसी को हमें फॉलो करना है। एंड बाई चांस अगर आपके एग्जाम में ये आंसर रिपीट होता है, तो आपको भी इसी आंसर को लिख करके आना है, ठीक है? सो ये केस स्टडी हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अच्छे से इस केस स्टडी को आप पढ़ना, इत्मीनान से पढ़ना, डिटेल में बैठ करके पढ़ना। कुछ समझ में नहीं आया हो अगर एक्सप्लेनेशन में, तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी आप लोगों को। ओके। आप लोग मुझे कमेंट भेजते हो, मैं जल्दी से जल्दी उस कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। एंड यस, सो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दिस इज सी हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।